हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने केमिस्ट्री की जो चारों चैप्टर्स है 10th बोर्ड के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, डिटेल से भी डिस्कस कर लिया। और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो भी हम कर चुके हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर करवा दिए हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताना है कि हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। हम फर्स्ट चैप्टर है जो केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसका एक फटाफट से क्विक रिकैप करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे इसका। देखो, स्टार्टिंग हम देखते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले तो हमें इसका मतलब समझना है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? बेसिकली इसमें होता क्या है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं आपस में और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। क्या मतलब हुआ कि कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। और इसमें क्या होगा, पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज करो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ए प्लस बी। ये कोई दो रिएक्टेंट है, दो चीजें हैं, कंपाउंड है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नया कंपाउंड बना रहे सी प्लस डी। जो रिएक्ट करते हैं आपस में, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए, जो फॉर्म हुए, उनको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करे, पुराने बॉन्ड कुछ ब्रेक हुए और किसका फॉर्मेशन किया, प्रोडक्ट का, जिसमें कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। इस पूरे को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, यही जो रिएक्शन होती है इसको अगर हम फॉर्मूला या सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हैं इस तरह से एरो की फॉर्म में, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। मतलब एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी रिएक्शन को ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी प्लस ओ टू। कार्बन का सिंबल होता है सी, ऑक्सीजन मतलब ओ टू। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, प्लस लगा दिया बीच में, एरो करके प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। मेनली इसमें हमें ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, क्या ऑब्जर्व होगा हमें। बर्न करना मतलब एयर की प्रेजेंस में हीट करना, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है। जब मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है एक तो, और एक व्हाइट ऐश या बोल सकते हो व्हाइट पाउडर बनता है, जो कि होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यही ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है कि हम कौन से मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें व्हाइट ऐश मिलेगी, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब हम इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि हम मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। उसको हटाने के लिए हम सैंड पेपर के साथ रब करते हैं उसको। तो ये दो तीन क्वेश्चंस हैं जो इस रिएक्शन से पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑब्जर्वेशंस दैट डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रहती है। तो कुछ चार पांच ऑब्जर्वेशंस रहती है। जैसे कई बार ऐसा होगा कि हीट रिलीज हो रही है, कई बार स्टेट चेंज हो गई, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, कई बार होगा गैस इवॉल्व हो रही है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। फर्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट। स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट में चेंज आएगा। इसका एग्जांपल जैसे आप लोग देख लो, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन के साथ, हमें पता है कि क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड में।
ऑक्सीजन होती है हमारी गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस। तो देखो रिएक्टेंट साइड में तो दोनों गैस है, पर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, लिक्विड। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेट चेंज हो गई, इससे हमें पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी भी बोला जाता है। पीपीटी मतलब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने रिएक्शन करवाई के आई, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा दी लेड नाइट्रेट के साथ, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बन जाएगा PbI2 और एक बनेगा KNO3। और इसमें जो PbI2 होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब ये डिजोल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल पड़ा रहता है नीचे। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पीपीटी बना है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार ऐसा होता है कि गैस इवॉल्व होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हमने जिंक की रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आप गैस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सब गैस का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वो मिल्की कलर देती है, अपीयरेंस देती है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फोर्थ है आपका चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है हमें हीट देनी पड़ती है, और कई रिएक्शन में ऐसा होता है हीट रिलीज होती है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। एक होता है चेंज इन कलर। कई बार जो हम रिएक्टेंट लेते हैं उसका कलर दूसरा होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कुछ अलग कलर बनता है। इसका भी एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे सपोज करो हमने आयरन लिया, इसको कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट का कलर हम लोगों को पता है ब्लू होता है। ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 होता है ग्रीन कलर का। तो अब यहाँ पे हमें कलर चेंज देखने को मिला। तो बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कभी कोई गैस रिलीज होगी, कभी हीट रिलीज होगी, कलर चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ 4-5 ऑब्जर्वेशन है जो हमें पता चलती है केमिकल रिएक्शन होने पे। अब हमारा इसके बाद टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बैलेंस करना मतलब जितने एटम्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है आपके, उतने ही एटम्स राइट साइड में भी प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है पर यहाँ पे एक ही है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, मास ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। आपके केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन आती है आपको हमेशा बैलेंस करके लिखना है। आप बैलेंसिंग करते कैसे हैं, मतलब जितने एटम्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है किसी के भी, उतने ही एटम्स राइट साइड में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करना है, उस तरीके से आप करोगे। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ 2-3, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना। देखो जैसे यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है ऑलरेडी, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर मैग्नीशियम में क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो गए यहाँ एक ही है। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब देखो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, सिंपल है, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगने लगेगा ये। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम की है वाटर के साथ, क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम देखो यहाँ भी एक ही है यहाँ भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये रहे 2 ये रहे, टोटल 4 हाइड्रोजन है। पर यहाँ देखो यहाँ तो 2 ही है। अब इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है। अब हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम बैलेंस है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, 2 एल्यूमिनियम है,
एक ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। सोडियम देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, इस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। कुछ 5-7 आप खुद से ट्राई करके देखो, फिर आपसे होने लगेंगे। तो ये था हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काफी सारे टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और भी बहुत सारी होती हैं। तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज का जोड़ना, कंबाइन करना। तो इसमें होता क्या है, एक या एक से दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करो एक रिएक्टेंट है हमारे पास ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, ए बी। तो ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट, और दूसरी साइड ये जो बना हमारा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके डेफिनेशन देख लो, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार्बन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डीकम्पोजिशन है ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। जैसे कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एक प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। अब जैसे इसमें क्या लिया, सपोज करो हमने ए बी रिएक्टेंट ले लिया, इसको हमने हीट कर दिया, तो एक बन गया हमारा ए और एक बन गया बी। कॉम्बिनेशन में हमने उल्टा देखा था, ए प्लस बी रिएक्ट करके ए बी बना रहे थे। यहाँ पे ए बी से क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकम्पोज हो गए, टूट गए। ठीक है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी आगे 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड होता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसको हम एक एक करके मैं बताती हूँ क्या क्या डिफरेंस है। थर्मल, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे ये मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक सवाल है मेरा आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं। किसी को आता है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हुआ, जो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये जो ट्राइंगल सिंबल होता है ये हीट का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मैं बता देती हूँ, क्विक लाइन के नाम से जानते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है हमारा क्विक लाइन। ठीक है, सेकंड है हमारा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है केमिस्ट्री में सनलाइट। ये जो H न्यू लिखा है इसका मतलब होता है सनलाइट। जैसे ये कोई रिएक्शन है 2AgBr, इसको अगर हमने सनलाइट प्रोवाइड करी तो ये किस में टूट जाएगा, 2Ag में प्लस Br2। Ag क्या होता है, सिल्वर, 2Ag प्लस Br2। ये रिएक्शन यूज होती है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन यूज होती है, तो ये वाली रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जो डीकम्पोजिशन हो रहा है। इसमें देखो हमने वाटर का देखा है 2H2O, अगर इलेक्ट्रिक करंट की पास करेंगे तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 में। तो ये 3 टाइप थे हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये था हमारा सेकंड टाइप। थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना मतलब दूसरे की जगह ले लेना। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है।
जैसे सपोज करो ये हमने कंपाउंड ले लिया ए और ये ले लिया बी सी। इसमें सपोज करो ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बी, तो क्या करेगा ए बी की जगह पे आ जाएगा और बी को अलग कर देगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ए सी प्लस बी। ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव है सिर्फ वही एलिमेंट कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं करेगा। यहाँ पे ए मोर रिएक्टिव था, बी लेस रिएक्टिव था, इसलिए ए ने डिस्प्लेस कर दिया। अगर उल्टा होता ए कम रिएक्टिव होता तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। और इसमें एक चीज कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसी के बेस पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता देती हूँ और एक ट्रिक भी बता देती हूँ आप कैसे याद रख सकते हो उसको। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। और एक चीज ध्यान रखना, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ज्यादा से कम वाला। जो रिएक्टिव ज्यादा एलिमेंट है वो ऊपर लिखे हुए हैं, फिर कम 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 इस तरीके से है। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? मिली कैसे हुआ? ये मरकरी से। ये सिंबल किसका है? मरकरी का। मिली सिल्वर ऑडी सॉरी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक दो बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसकी हेल्प से हम एक रिएक्शन करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया आयरन, इसकी रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, और आप लोगों से पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। इसमें आपको देखना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। एक है एफ एक है सी यू। सी यू ये रहा, एफ ये रहा। अब देखो ये ऊपर आ रहा है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सी यू, तो एफ इज मोर रिएक्टिव। हमने रिएक्शन में पढ़ा था जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कलर के बेस पे, तो आपको कलर ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट होता है हमारा ब्लू कलर का और फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का। इसमें एक सवाल है जो 10th बोर्ड में रिपीट हुआ है, उसमें पूछा हुआ था कि जब हम आयरन नेल, आयरन क्या हुआ? Fe हो गया, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका ब्लू कलर फेड हो जाता है, तो रीजन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Cu, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, और जो FeSO4 बनेगा वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। सपोज करो अगर इस यही रिएक्शन मतलब इसको उल्टा करके लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है Cu प्लस FeSO4, तो क्या CuSO4 प्लस Fe हो जाता? तब कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो Cu है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Fe। कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो आपको लिख के आना नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक एटम एक एक्सचेंज हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों आयंस का एक्सचेंज होगा। इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे सपोज करो एक हमारा रिएक्टेंट है ए बी और एक है सी डी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ए डी के साथ कंबाइन हो गया बी सी के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा ए डी प्लस बी सी। ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें हुआ क्या? दोनों आयंस का एक्सचेंज हुआ इसमें। तो डेफिनेशन क्या हुई? टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दोनों ने आयंस का एक्सचेंज किया और दो नए कंपाउंड बन गए। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक केमिस्ट्री के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, साथ में लिया लेड नाइट्रेट। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये KNO3 के साथ जाएगा और PbI2 के साथ, आई के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा PbI2 प्लस KNO3। और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो होता है वो येलो कलर का PPT होता है, तो इसको एक डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। PPT मतलब वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, इनसॉल्युबल पड़ा हुआ है। एक ये रिएक्शन हो सकती है। एक और देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया Na2SO4,
सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन करवाई बेरियम क्लोराइड के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप खुद सोच के देखो। ये Ba चला जाएगा SO4 के साथ, ये Na चला गया Cl के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया NaCl प्लस BaSO4। इसमें जो BaSO4 होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जिस जिसके कलर आपको ध्यान रखने, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, NaCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी हुई, जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, NaCl लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई, क्या हुआ, ये NaNO3 के साथ कंबाइन हो गया और ये AgCl के साथ कंबाइन हो गया। यहाँ पे जो AgCl होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मतलब जो डिजोल्व नहीं हो रहा। एक एग्जांपल ये हो गया, बाकी और कौन से एग्जांपल है जो आपने डबल डिकम्पोजिशन में पढ़े थे हमने, एक जिसमें वो PbI2 बन रहा था येलो कलर का प्रेसिपिटेट, एक में बन रहा था हमारा BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो वो सारे एग्जांपल्स आप इसमें भी लिख सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट टाइप है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल कर दिया, बैलेंस हो गया। इसमें क्या होता है, एसिड कंबाइन करता है बेस के साथ और फॉर्मेशन क्या किसका होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्म का मतलब हीट। कोई भी रिएक्शन अगर जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगी। पूछ लेते हैं कई बार कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से टाइप की है, तो वो एक एक्सोथर्मिक है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड कंबाइंस विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक जनरल एग्जांपल देखते हैं इसका। एसिड सपोज करो हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लिया NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये NaCl के साथ कंबाइन कर जाएगा। NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है हमें पता है, साथ में क्या निकला, वाटर रिलीज हो गया और हीट भी रिलीज होगी क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या डिफरेंस है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक, और कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है या प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गई एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर निकलना। थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, मतलब हीट बाहर निकल रही है। इसमें देखो एंडो मतलब एब्जॉर्ब, प्रोवाइड कर रहे हैं हम, थर्म मतलब हीट, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और इसमें हीट रिलीज हो रही है। सबसे फेमस दो एग्जांपल है जो पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन है हमारी कंबर्शन ऑफ मीथेन। कंबर्शन मतलब किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। ये CH4 ये होता है हमारा मीथेन। कंबर्शन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सबसे फेमस रेस्पिरेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, इनफैक्ट 2 से 3 बार रिपीट हुआ है कि क्वेश्चन आया था व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह क्यों कंसीडर किया गया है, क्योंकि सपोज जैसे C6H12O6 क्या है, ये होता है हमारा ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिलती है, जो हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी क्या है, हीट का ही फॉर्म है, हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपको रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है रेस्पिरेशन की। और दूसरी साइड एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं मतलब हीट एब्जॉर्ब दे रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन, या फिर मार्बल भी इसी के नाम, इसी को बोलते हैं, या फिर चौक। ये तीनों इसी के नाम है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट।
और दूसरी साइड कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। ये आपको जिस जिसके भी कॉमन नेम मैं बता रही हूँ वो याद रखने हैं, ये सब पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले। तो ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ओ से याद रखना ऑक्सीजन, और ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है। इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, कोई भी एक रिएक्शन दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि आपको पहचानना है कि कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से का रिडक्शन हो रहा है। चलिए समझते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया कॉपर। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में। अब देखो क्या चेंज आ रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ हो रहा है हमारा रिडक्शन, किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। तो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है जिसका, वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। और दूसरी साइड देखो हाइड्रोजन से बन रहा है H2O। क्या हुआ इसमें, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का। तो जो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो गया कॉपर ऑक्साइड, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो गया H2। इसमें एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक और कॉपर का कलर होता है ब्राउन। जो जो मैं कलर बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। दो टर्म्स और आती है आप लोगों की, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होती है रिड्यूसिंग एजेंट। पहले मैं आपको हिंदी में मतलब बता देती हूँ दोनों का, फिर हम डेफिनेशन देख लेंगे। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एटम को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट, जो सामने वाले एटम को रिड्यूस करेगा पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, any substance which adds oxygen or removes hydrogen from other substance, दूसरे substance से। और reducing agent, any substance which removes oxygen or add hydrogen from other substance। ठीक है। एक ट्रिक और है इसकी, आपको ध्यान रखना है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रख सकते हो इससे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी रिएक्शन दी हुई आएगी, पूछेंगे कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चारों चीजें पूछी जाती है। इस एक रिएक्शन से मैं आपको चारों बता दूंगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H2S है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, S में। H2S से बन गया S, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो H2S का हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों चीजें हमने बता दी। अब देखते हैं रिडक्शन। ये था O2, O2 से क्या बन गया, H2O। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या कहलाया हमारा, रिडक्शन। O2 का हो गया रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने चारों चीजें बता दी एक ही रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, और बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, हमेशा क्वेश्चन आता है। एक डेफिनेशन और आती है इसकी, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है, ये रिडॉक्स है, इसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी में रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाई, रिडॉक्स रिएक्शन।
means any reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously is called as redox reaction. तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखनी है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कोरोजन. सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. अब दो टॉपिक रहे हुए हैं, एक होता है कोरोजन, एक रेंसिडिटी. तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में बेसिकली होता क्या है कि जो मेटल्स वगैरह होते हैं हमारे, उन पे क्या होता है, वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो एनवायरनमेंट में, एयर, मॉइस्चर, इन सबसे रिएक्ट कर लेते हैं और वो डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The degradation of metals by the action of air, moisture on their surface. Metals, जैसे सपोज करो ये कोई मेटल है हमारा, ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है, एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और इसकी सरफेस पे खराब हो जाती है. मतलब एक तरह से ये मेटल था हमारा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन. सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग मतलब जंग लगना. लोहे पे जो जंग लग जाती है वो भी एक टाइप का कोरोजन है. सुना है ना हमने, लोहा जो होता है वो कुछ टाइम बाद रेडिश पड़ने लग जाता है, जंग लग जाती है उस पे, तो वो भी एक कोरोजन है. और इसका रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है हम लोगों से. क्या रिएक्शन है ये? Fe, आयरन, ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में जो भी वाटर वेपर्स या ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या कंपाउंड बनाता है? Fe2O3.XH2O, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट. ये क्या होता है? ब्राउन रेड कलर का होता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इसको बोलते हैं रस्ट. और ये जो एक्स है ये क्या है? मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 2, 3, 4, ये वेरी कर सकता है बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग. तो ये होता है हमारा रस्ट, कि जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स होते हैं उसके साथ जो लोहा है हमारा वो रिएक्ट कर जाता है और एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं रस्ट. इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. ये होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन. इसकी रिएक्शन ध्यान रखना, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में. एक एग्जाम्पल देखा हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का. इसके बाद एक एग्जाम्पल और है सिल्वर का, कि हम लोगों ने देखा है कि जो सिल्वर है, जो चांदी होती है, वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक पड़ने लगती है. कोई पायल वगैरह आपने मम्मा के पहने हुए देखी हुई होगी, अंगूठी वगैरह होती है जो चांदी की, वो थोड़े टाइम बाद काली पड़ने लगती है. उसका क्या रीजन है? ये भी कोरोजन का ही पार्ट है. जो हमारा सिल्वर होता है Ag, वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि होता है हमारा ब्लैक कलर का. यही रीजन है कि जो चांदी होती है वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक पड़ने लगती है. दिस इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को जंग लगने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ग्रीसिंग कर दो उस पर, ऑयलिंग कर दो ताकि वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट ही ना कर पाए. पेंटिंग, पेंट कर देते हैं अगर हम लोहे पे तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, रस्टिंग नहीं होगी. ग्रीसिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया. एक ये इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन. इसमें क्या करते हैं, हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन पे. ये आयरन है, आयरन का मेटल है, इस पे हमने एक जिंक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं. तो होता क्या है, जो जिंक है ना, वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है. यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की लेयर बन गई. अब क्या होगा, वो प्रिवेंट करेगी आयरन को रस्टिंग से, क्योंकि जो आयरन है फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा. तो ये भी एक मेथड है कि हम गैल्वेनाइजेशन से रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं. इसमें आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जिंक मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, जिंक मेटल. तो ये कुछ पॉइंट्स है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी. हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ रेंसिडिटी क्या होता है. फूड मटेरियल, जो भी खाना वगैरह होता है हमारा ऑयली वाला, उसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. तो वही चीज होती है रेंसिडिटी. मतलब होता क्या है, बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ खाना रिएक्ट कर जाता है और खराब हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी. देखो, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम बिकेम रेंसिड. रेंसिड हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. कि खाना जो फूड है हमारा वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रेंसिड हो जाता है. इसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी.
फिर कुछ प्रिकॉशंस है या बोल सकते हो प्रिवेंशन, हम खाने को रैंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं। हम एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, BHA हो गया, ये सब यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो आप फूड को। रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हो, फ्रिज में खाना रखोगे तो वो लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं हम उस खाने को। क्यों? क्योंकि वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। एक पॉइंट और आता है इसमें कि जैसे जो चिप्स वगैरह होती है, कुरकुरे चिप्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं, उसमें एक हवा भरी हुई होती है, एयर फिल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं। कौन सी गैस फिल करके रखते हैं? नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? क्या? ताकि हम उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सके, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, वो ऑक्सीडेशन ना हो उसका। तो यही रीजन है कि हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेंसिडिटी। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।